डिस्ट्रिक्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर के वर्मा आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नए अध्याय को लेकर आया हूं और यह अध्याय आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो चैप्टर है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसके पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने चर्चा किया था, आपने वीडियो को बहुत सराहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और वीडियो को आप देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, इसमें आपकी महानता है। हमारे प्रयास को आप आलम्बन दें, सहारा दें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज राष्ट्रीय आय के साथ आया हूं। इसका अध्ययन करें राष्ट्रीय आय। आज का विशेष टॉपिक राष्ट्रीय आय। बच्चों की बहुत प्रॉब्लम रहती है इस विषय से, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर्स में, वो बच्चों को बड़ा भयानक लगते हैं, बड़ा डरावना लगते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ आपके लिए। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को गलत नहीं होने देंगे। हमारा प्रयास यही रहता है कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो, इसलिए हमें वाच करते रहें, वीडियो को देखते रहें, एंजॉय के साथ पढ़ें, इंटरटेनमेंट करें भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो इसका जो क्रक्स है, मैं क्रक्स निकालना हुआ। राष्ट्रीय आय की सबसे पहले व्याख्या भारत में दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी, पॉइंट को ट्रेस करते हुए सन 1868 ईस्वी में। और किस किताब में किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। जो भी मैं बोर्ड्स पे लिख रहा हूं वो सभी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसे अवॉइड नहीं करेंगे, प्लीज़ आप इसे बहुत गहरी अध्ययन करेंगे और सारे पॉइंट्स को आप ट्रेस करेंगे, किसी भी पॉइंट्स को अवॉइड नहीं करेंगे, ताकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। और एक महत्वपूर्ण बात आज मैं करना चाहता हूं कि आपके सर पे पेट का एग्जाम है और पेट के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के भी सिलेबस को डाला गया है और बहुत ही कम सिलेबस है मित्र, उसको आप बहुत कायदे से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स से जो भी 5 क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में आएंगे वो उसके लिए कुछ सीमित सिलेबस डिसाइड किए गए हैं। उन सिलेबस में भी राष्ट्रीय आय का भी एक सिलेबस है, तो इसको गहराई से अध्ययन करें। और पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है, राष्ट्रीय आय की चर्चा भारत में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था 1868 में। दादा भाई नौरोजी से और जो प्रश्न आता, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, उनके लिए ड्रेन थियरी का कंसेप्ट है एक, तो ड्रेन थियरी को मैंने डिफाइन किया था। जिनको नहीं पता है वो जाके पिछली वीडियो में वाच करेंगे, देखेंगे कि ड्रेन थियरी का कंसेप्ट क्या था। पहला क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न आता है 1868। दूसरा प्रश्न, इनकी जो किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इससे भी प्रश्न आता है किस इस बुक्स के रचयिता कौन थे, कौन इसके लेखक थे, इससे प्रश्न आता है। तो इसको 2 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे इसी को बढ़ाते हुए 1949 में पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री जिन्होंने पंचवर्षीय योजना के दूसरे प्लान के रचयिता थे, उसके कर्णधार थे। उनके थ्योरम पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, जो उद्योग बेस था। वही पीसी महालनोबिस ने की अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तीसरा प्रश्न से बनता है कि राष्ट्रीय आय समिति द्वारा राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया जाता है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पीसी महालनोबिस। क्लियर? तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और तीसरा कंसेप्ट इसमें राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए तीसरा बिंदु राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम मैं लिख रहा हूं इसको इंग्लिश में, राष्ट्रीय आय
का जो अनुमान है वो CSO द्वारा लगाया जाता है। CSO द्वारा लगाया जाता है और इसकी स्थापना, CSO की स्थापना, इसे प्रश्न आता है 1951 में की गई थी। CSO की स्थापना 1951 में की गई। CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO मीन्स होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो 4 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके राष्ट्रीय आय से। 5वां प्रश्न इसमें यह आता है, 5वां प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 5वां प्रश्न यह आता है कि राष्ट्रीय आय की प्रचलित अवधारणाएं क्या हैं। राष्ट्रीय आय की प्रचलित अवधारणा, बहुत ही कंफ्यूज्ड टॉपिक्स है। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए बड़ा ही कंफ्यूज विषय रहता है और लगभग 80% बच्चे इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इसे वंचित रहे प्रश्न से। मैं प्रयास करूंगा कि सारे बच्चे जो हमको वॉच कर रहे हैं वह इससे वंचित न रहें क्वेश्चन से और उस समझ लें। देखिए, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है उसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे GNP, GDP, NNP, NDP, ये सभी कंसेप्ट है राष्ट्रीय आय के, ठीक है, जिसमें NNP को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। GNP ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सभी कंसेप्ट है राष्ट्रीय आय की अवधारणा के। तो इसको हम बारी बारी से डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसे आप देखें, समझें और सीखें। तो पहला कंसेप्ट है इसमें GNP। पहला कंसेप्ट को लेते हैं GDP के रूप में। GDP समझ लीजिए, GDP क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। GDP मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी है, ग्रास मीन्स सकल होता है, एज ए होल होता है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। GDP का कंसेप्ट क्या है बच्चों? GDP का कंसेप्ट है एक वित्तीय वर्ष में देश के सीमा क्षेत्र के भीतर या देश के सीमा क्षेत्र के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं का वित्तीय या मौद्रिक मूल्य, यह GDP कहलाता है। ध्यान से समझिएगा इसे। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्लियर? एक वित्तीय वर्ष में सभी भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही GDP होता है। इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कैसे होता है। जैसे एज एग्जाम्पल आप समझिए, यह मेरा भारत देश है और भारत देश के सीमा क्षेत्र के भीतर एक वित्तीय वर्ष के अंदर देश के लोगों द्वारा उनके वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन होता है और उसका जो मूल्य होता है उसका कंसीडर हम GDP में करते हैं, ठीक है। तो देश के सीमा क्षेत्र के भीतर का कंसेप्ट GDP में होता है, इसीलिए इसका नाम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। डोमेस्टिक माने घरेलू होता है और घरेलू मतलब घर के अंदर। घर का मतलब क्या है यहाँ पे? देश से है। देश के सीमा क्षेत्र के भीतर जो प्रोडक्शन होता है उसका कंसेप्ट हम GDP से लगाएंगे। हमको पूरा विश्वास है आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट देखें। अगला कंसेप्ट है NDP का। नेक्स्ट कंसेप्ट NDP, इसका है नेट डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब होता है एक वर्ष में मूल्य ह्रास को घटाकर इसे प्राप्त करते हैं। एक वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में अगर हम मूल्य ह्रास को घटा दें, मूल्य ह्रास मतलब डिप्रिसिएशन होता है, मूल्य ह्रास को हम घटा दें, घटाने से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब कहने का हो गया, अगर आपको एनडीपी निकालना है तो आप जीडीपी में से मूल्य ह्रास को निकाल दें तो आपका क्या मिल जाएगा? आपका मिल जाएगा एनडीपी। तो पहला सूत्र आपके सामने आ गया जो परीक्षा में पूछा जाता है। एनडीपी का मतलब है सॉरी एनडीपी जीडीपी, अरे कैसे हो गया है जीडीपी, ठीक है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालने के लिए आप सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को निकाल देंगे तो एनडीपी निकल जाएगा। मूल्य ह्रास का मतलब होता है डिप्रिसिएशन, मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो मशीनों की घिसावट है, ठीक है, उस पे जो व्यय होता है उसको निकाल करके नेट आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। तो पहला ये सूत्र है अर्थशास्त्र का। एनडीपी का मतलब होता है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, मतलब जीडीपी के में से अगर मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो आपका एनडीपी निकल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट है जीएनपी। जीएनपी जीएनपी को समझा आपने? जीडीपी समझा, एनडीपी समझा, जीडीपी को पहले समझा देते हैं। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहां से यहां देखिएगा शब्द आया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वहां पे था घरेलू उत्पाद। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में? वहां घर के सीमा क्षेत्र के भीतर था, यहां पे क्या है, पूरे राष्ट्र की बात की जा रही है। तो पूरे राष्ट्र की बात करेंगे तो क्या आएगा उसमें? सपोज दैट ये हमारा देश है, अगर इसके सीमा क्षेत्र के अंदर अगर उत्पादन हो रहा है और उसका मौद्रिक मूल्य निकल रहा है, उसका आकलन कर रहे हैं, तो इसका संदर्भ में किस में होगा? ये जीडीपी के संदर्भ में होगा, ठीक है। अगर सीमा क्षेत्र के बाहर से भी चीज़ें आ जाएं और उसका मूल्यांकन होने लगे तो वो किस कंसेप्ट ले लिया जाएगा? वो जीएनपी के कंसेप्ट ले लिया जाएगा। कहने का मतलब एक वित्तीय वर्ष में देश के सीमा क्षेत्र के अंदर के साथ साथ अगर भारतीयों द्वारा विदेशों से जो आय लाई जाती है उसको भी हम जोड़ दें तो वह जीएनपी में कंसीडर होगा। क्लियर? इसको मैंने सामान्य भाषा में समझा दिया। उसका डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन समझ लें जीएनपी का। जीएनपी डिफिनीशन क्या होगा? किसी देश के सीमा क्षेत्र, किसी देश के सीमा क्षेत्र के भीतर, सॉरी ये लिखिए, किसी देश के नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के
उसके विदेशियों द्वारा या उसके विदेशियों द्वारा आय को जोड़ देते हैं। विदेशी द्वारा लाए गए आय को जोड़ दें, लाए गए आय को जोड़ दें। ठीक है, तो ये हो गया जीएनपी। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेशियों द्वारा लाए गए आय को जोड़ दें। कहने का मतलब यह आपका देश है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो जोड़ेंगे ही। आपके देश के जो नागरिक हैं जो विदेशों में रहते हैं उसके द्वारा भी लाए गए आय को आप जोड़ देंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसकी गणना करेंगे। तो उसका गणना क्या करेंगे? जीएनपी में करेंगे। ठीक है, तो जीएनपी का बेसिक कंसेप्ट और इसका जो फार्मूला होता है जीएनपी का, उसको मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जीएनपी माने क्या होता है? जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा फार्मूला मैं दे रहा हूँ आपको। जीएनपी मीन्स होता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब मित्रों एक्स को देखिए क्या है। एक्स माने क्या होता है? एक्सपोर्ट। ध्यान दें यहाँ। एम माने क्या होता है? इंपोर्ट। ठीक है, एक्स माने क्या हो गया? एक्सपोर्ट। एम माने क्या हो गया? इंपोर्ट। अब देखिए जीएनपी जीडीपी के बराबर कब होगा? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी कब होगा? जब एक्स और एम बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देश के अर्थव्यवस्था में एक्स का रोल ज्यादा है, एम का रोल कम है। एक्स अधिक होना चाहिए, एम कम होना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इससे बनता है, जिसको 99% बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, वो होता है भुगतान संतुलन का। ध्यान दें यहाँ, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन का मतलब होता है जब एक्स अधिक रहे और एम कम हो तो भुगतान संतुलन देश के फेवरेबल होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भुगतान संतुलन देश के अनुकूल कब बनता है? जब एक्सपोर्ट अधिक हो और इंपोर्ट कम हो। प्रश्न आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन की स्थिति रही है, तो आप उत्तर क्या देंगे? चूंकि भारत का एक्सपोर्ट कभी भी इंपोर्ट से अधिक नहीं रहा है, भारत के लिए दुर्भाग्य है। भारत का एक्सपोर्ट कभी भी भारत के इंपोर्ट से अधिक नहीं रहा है। भारत का एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट से कम रहा है, इसलिए भारत का भुगतान संतुलन भारत की अर्थव्यवस्था के विपरीत रहा है, वह प्रतिकूल रहा है। और अनुकूल कब होगा? जब हमारा निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होगा। इसका कंसेप्ट क्या है? निर्यात बढ़ने का, निर्यात बढ़ेगा तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी। आयात बढ़ेगा तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा हमसे दूर जाएगी। तो अगर आपको देश का विकास करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो एक्स को बढ़ाना ही पड़ेगा और एम को घटाना ही पड़ेगा। भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक्स हमेशा हमारा कम रहा है और एम अधिक रहा है, मतलब निर्यात कम रहा है और आयात ज्यादा रहा है। इसलिए भारत का भुगतान संतुलन हमारे हमेशा प्रतिकूल रहा है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? एक चीज और इसमें मैं बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आप प्रश्न कहेंगे कि सर अगर हमारा एक्स हमेशा कम रहा है और एम हमेशा अधिक रहा है तो भारत का वृद्धि दर हमेशा स्ट्रांग क्यों रहा है? तो अगर ग्रोथ रेट, ध्यान दें यहाँ, ग्रोथ रेट भारत का फेवरेबल रहा है तो क्यों, कैसे रहा है? मैं एक तरफ कह रहा हूं कि एक्स हमेशा कम रहा है और एम हमेशा ज्यादा रहा, मतलब एक्सपोर्ट कम रहा है, इंपोर्ट ज्यादा रहा है। हम विदेशी मुद्रा को बाहर भेजते रहे हमेशा, क्योंकि हमेशा आयात को बढ़ाए हैं। आयात को बढ़ाना देश की मजबूरी है, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए हमेशा आयात को बढ़ाना पड़ता है। तो हमारा प्रोडक्शन नहीं उस लायक है, इसलिए हम आयात पे डिपेंड है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हमेशा हम, निर्यात को बढ़ा, लेकिन निर्यात हमारा बढ़ नहीं पा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी प्रोडक्शन, हमारी टेक्निक, हमारी लेबर कैपिटल, सारी चीज़ें हमें हमेशा प्रतिकूल रही हैं। लेकिन ग्रोथ रेट मेंटेन क्यों है? भारत का ग्रोथ रेट आज विश्व के सभी देशों के ग्रोथ रेट से हाईएस्ट है। उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट है कि हम एक तरफ कह रहे हैं एक्स हमारा कम है, एक तरफ कह रहे हैं ग्रोथ रेट ज़्यादा है। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल कंडीशन। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्स में दोस्तों केवल एक्सपोर्ट ही नहीं जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इसके अलावा ध्यान दीजिएगा क्या जोड़ते हैं?
यक्स में और क्या की चीज़ आती है, यक्स में एक्सपोर्ट तो हो गया, लेकिन यक्स में एक चीज़ और आता है कि वे भारतीय जो विदेशों में हैं, वे भारतीय जो विदेशों में है उनके द्वारा जो धन लाया जा रहा है वो भी किस में जोड़ा जाएगा, यक्स में जोड़ा जाएगा। और भारत के लिए बहुत ही सुखद स्थिति है कि भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं और वहाँ से विदेशी मुद्रा लाते हैं, वह मुद्रा भी यक्स में ही काउंट होती है। इसलिए भारत के ग्रोथ में भारत की सरकार का कोई रोल नहीं है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रोल किसका है, उन भारतीयों का है जो विदेशों में रह करके भारत की सेवा कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा को भारत में ला रहे हैं। तो आज मैं इस पे फिनिश करता हूं अपने लेक्चर को, और चूंकि वीडियो के लिए एक टाइम पीरियड होता है, इसलिए आप हमको अगला सेशन को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।